अब बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की। तो क्वेश्चन नंबर 31 में देखो क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है ए गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स मोर टाइम टू स्लाइड। देखो ये क्वेश्चन भी बार बार ना रिपीट किया हुआ है, तो इसको भी आप अच्छे से देखो। ये जेईई मेन 2018 में आया, इसके पहले भी आ चुका है। तो इसमें कुछ नहीं है, आप अगर इसको सॉल्व किए होगे तो आराम से सॉल्व हो गया होगा। इसमें कह रहा है कि जो बॉडी है एक इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करने में n गुना ज्यादा समय लेता है अगर वो उसी इंक्लाइन पे तब स्लाइड करता जब वो स्मूथ हो। मतलब आप दो इंक्लाइन बना दोगे, एक में ब्लॉक जब मूव कर रहा होगा नीचे तो उसके पीछे फ्रिक्शन लगाओगे और दूसरे केस में फ्रिक्शन नहीं लगाओगे। तो स्वाभाविक सी बात है जिसमें फ्रिक्शन लगेगा उसमें समय ज्यादा लगेगा क्योंकि एक्सेलरेशन कम होगा। और वो कितना गुना टाइम लग रहा है? n गुना। तो आपको पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा। तो देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31, ओके। तो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, स्मूथ सरफेस वाली बात कर लेते हैं। तो स्मूथ सरफेस में तो बहुत आराम से आप देखो, ये आपका इंक्लाइन हो गया, बाकी सारे पैरामीटर्स आपको सेम लेने हैं। इंक्लाइन का लेंथ आपने L ले लिया। अब यहाँ पे एक ब्लॉक इस तरीके से, अब इस ब्लॉक को नीचे आना है, ठीक है। तो नीचे आना है तो फोर्स कौन कौन सा लगेगा? एक नॉर्मल लगाओगे, ठीक है, फ्रिक्शन की तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके केस में। नीचे mg लगाओगे, कई बार हम लोग ये काम कर चुके हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा है, तो इधर टूट गया आपका mg cos थीटा, और डाउन में इधर क्या टूट गया? mg sin थीटा। तो सीधी सी बात है, along the incline, तो along the incline की बात अगर करें बच्चों तो mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां से mm कैंसिल कर दो, a इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा? g sin थीटा। तो बॉडी का एक्सेलरेशन आ गया g sin थीटा। तो यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा? तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा दो आप। तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन कहता है डेल्टा x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। तो लेंथ हो गया L u0 प्लस हाफ at स्क्वायर। ए की जगह रखोगे g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया L इक्वल्स टू आपका g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर बाई 2। ये आ गया एक इक्वेशन। क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आगे चलें, जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से लिखो। लिख लिया आपने? आगे बढ़ें। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? अब हम लोग यहां पे इंक्लाइन में फ्रिक्शन डाल देते हैं। अब इंक्लाइन में हम लोग फ्रिक्शन डाल देंगे। तो जब फ्रिक्शन डालोगे तब देखो क्या होगा। तब उस केस में जब ये नीचे आ रहा होगा बच्चों, तो यहाँ पे एक नॉर्मल दिखाओगे, फिर ऐसे ही mg दिखा दोगे, और mg का इधर कंपोनेंट हो गया mg साइन थीटा, और पीछे लग रहा होगा फ्रिक्शन। ये यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ठीक है ना। और इधर हो गया mg cos थीटा, और नीचे mg का ये कंपोनेंट हमने तोड़ा ये थीटा एंगल पे, ठीक है ना। तो अब सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जब ये नीचे आ रहा होगा तो इसका एक्सेलरेशन फाइंड करो, कितना से आ रहा होगा। तो नीचे लग रहा है mg साइन थीटा, और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, a डैश मान लेते हैं। अब ये लिखेंगे mg साइन थीटा इक्वल्स टू, अब f के, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल किसके बराबर है? mg cos थीटा के बराबर, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है। तो नॉर्मल किसको इक्वल किए होगा? mg cos थीटा को। तो यहां लिख दोगे mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इंटू a डैश। बच्चों यहां से mm कैंसिल हो गया सब, तो a डैश जो निकल के आ रहा है आपका g साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। थीटा की वैल्यू लास्ट में हम लोग रख लेंगे, जो दिया हुआ है, शायद थीटा दिया हुआ है अपने को 45 डिग्री, ओके। अब चलो इसके लिए भी हम लोग वही काइनेमेटिक्स वाला काम करें। लेंथ जो डिस्टेंस कवर करना है वो तो वही है, L इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हाफ, और एक्सेलरेशन की जगह ये पूरा रख दोगे। g कॉमन अगर ले लोगे तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इनटू टाइम। अब देखो ध्यान देना, यहां पे जो टाइम ले रहा है n टाइम्स मोर टाइम्स, है ना, n गुना ज्यादा टाइम। तो उसमें हमने t लिया था, तो यहां हम ले लेते हैं nt, है ना।
उसमें t लिया था, तो यहाँ हम लोग क्या ले लेंगे n इंटू टी। तो बच्चों ये हो जाएगा L इक्वल्स टू हाफ इंटू जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एन स्क्वायर टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 1 भी था। इक्वेशन नंबर 1 क्या था? तो इक्वेशन नंबर 1 आप याद करो, आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा L इक्वल्स टू हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। ये था अपना इक्वेशन नंबर 1। हम लोग चाहें तो बैक करके देख भी सकते हैं। देखो ये था हमारा हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 2 में भी ऐसा ही आया अपना। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, अब करो क्या कि 1/2 कर दो, है ना, 1/2 कर दो। इसको थोड़ा नीचे कर दिया जाए, आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम लोग 2 डिवाइडेड बाई 1 कर लेते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो L कैंसिल, तो 1, हाफ जी सब कैंसिल, टी स्क्वायर सब कैंसिल। तो ऊपर क्या बच रहा है? ऊपर बच रहा है बच्चों साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एन स्क्वायर, और नीचे में क्या बच रहा है? तो नीचे में बच रहा है सिर्फ साइन थीटा। ये आपका आ रहा है। अब यहां से आपको क्या करना है? तो सीधी सी बात है, अब आप एक काम करो, सब जो थीटा है उसका वैल्यू रख दो। तो 45 है, तो 1 इक्वल्स टू 1/√2 माइनस म्यू इंटू 1/√2 इंटू एन स्क्वायर अपॉन 1/√2। अब देखो ये और भी सिंपल हो गया, 1/√2 1/√2 1/√2। पहले इसको राइट डाउन कर लो, जल्दी से राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब इसमें कुछ करना नहीं है, आप इन सारे √2 को कैंसिल कर दो। यहाँ 1/√2 है, 1/√2 है, 1/√2, तो इसमें से √2 कॉमन लेके √2 बाहर आएगा, इसके √2 को कैंसिल। तो ये क्या आ गया? ऊपर में बच गया 1, ये क्या बचा? 1 माइनस म्यू, ठीक है, और नीचे में 1 इंटू एन स्क्वायर। तो यहाँ से एन स्क्वायर को इधर भेज दो, तो 1/n स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू। इसको इधर ले आओ, उसको उधर भेज दो, तो म्यू इक्वल्स टू हो गया 1/n स्क्वायर। इसी को चाहो तो तुम अगर एन स्क्वायर को एलसीएम ले लोगे तो एन स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये आपका म्यू का वैल्यू निकल के आ गया। अब जिस फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट में आंसर कर लेंगे। तो ये आपका है नंबर 2 इज द राइट आंसर, 1 माइनस 1/n स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको आप लिख लो अच्छे से। बच्चों अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की। अब 32 देखो कितना आसान है। यहां पे सिंपल ये बोला है कि एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है और वो स्लाइड हो रहा है विथ एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां पे? तो एक रफ इंक्लाइंड सरफेस पे, और उसका स्लोप दिया हुआ है, यानी इंक्लाइंड की एंगल दी गई है 30 डिग्री। तो कहता है एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक द सेम बॉडी अप द प्लेन विद द सेम एक्सेलरेशन विल बी। तो देखो कि इसको कितना आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ये जेई मेन 2018 का पूछा हुआ है। क्लियर है? तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग एक इंक्लाइन प्लेन जो है वो बना लेते हैं जैसा कि उसने कहा है, और दूसरी बात है कि ये बॉडी इसके ऊपर जो रखा हुआ है वो नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, और जब ये नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा होगा, जैसा कि ये रफ इंक्लाइन प्लेन है, तो बच्चों पीछे फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। ये हो गया नॉर्मल फोर्स, नीचे आपका mg लग गया, ये एंगल है आपका थीटा, ये आपका थीटा हो गया यहाँ पे। तो ऐसा हम लोग कई बार कर चुके हैं। ये mg cos थीटा हो गया, ये नीचे डाउन आपका mg sin थीटा लग गया, और पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना, नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, ये आ रहा नीचे इस तरीके से, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है कितना? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंगल भी दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो बच्चों डाउन द प्लेन अगर लिखेंगे इसके लिए इक्वेशन, तो mg sin थीटा मतलब 30 माइनस एफ के, पीछे क्या लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर? अब यहां पे मास अपना कितना है? 2 kg। तो देखो ये हो गया 20 इंटू जी साइन 30 हो गया 1/2, एफ के रहने दो, एफ के को एफ के रहने दो, ये हो गया 2 इंटू 3।
तो यहाँ से अगर देखें तो 10 और उधर से 6 इधर आएगा इक्वल्स टू एफ के। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 4 न्यूटन। यानी जब ये नीचे आ रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन 4 न्यूटन होगा, जो बहुत आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब देखो इसी ब्लॉक को बच्चों ऊपर की ओर अब मूव करवाना है, ऊपर की ओर। तो अपने से तो मूव करेगा नहीं, तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल, और कहता है कि एक्सेलरेशन वही चाहिए जो गिरते समय था। तो अब देखो सबसे पहली बात कि फ्रिक्शन किधर लगेगा। तो बच्चों जैसे देखो पहले mg दिखा देते हैं, mg यहां लग रहा है, mg cos थीटा वैसे ही इधर लगेगा क्योंकि एंगल थीटा है, तो ये भी आपका थीटा होगा। ये आपका नॉर्मल हो गया, पीछे लग गया आपका mg साइन थीटा, और पीछे ही लग गया फ्रिक्शन, ठीक है ना। इस बार देखो फ्रिक्शन और mg साइन थीटा दोनों पीछे है और आपका फोर्स एक्सटर्नल आगे लग रहा है। क्या काइनेटिक फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितना यहां पे है? तो ऑफ कोर्स उतना ही लगेगा, क्योंकि देखो नॉर्मल फोर्स अभी यहां भी mg cos थीटा के बराबर है, यहां भी जो नॉर्मल फोर्स है mg cos थीटा के बराबर है। बाकी सरफेस का नेचर वगैरह तो वही है, तो इसलिए जो हमने यहाँ 4 न्यूटन कैलकुलेट किया है उसको वहां यूज कर लेंगे। तो सीधी सी बात है, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो फिर हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से लिखेंगे, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से लिखेंगे बच्चों। तो ऊपर लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, पीछे लग रहा है mg साइन थीटा, पीछे लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो जो बॉडी का आपका मास है वो 2 kg का है, तो अब देखो यहाँ से तो बहुत आराम से आ जाएगा 2 × 10 × हाफ, है ना। एफ के आपका ऑलरेडी आ चुका है 4 न्यूटन, फिर मास आपका कितना है यहाँ पे 2 इंटू एक्सेलरेशन तो वही रखना है 3 वाला, क्योंकि 3 से ही ले जाना है। तो देखो कितना हुआ, फिर ये आपका 2 कैंसिल, तो ये 10 और -10 -4, तो ये हो जाएगा आपका कितना -14, और उधर क्या है आपका 2 × 3, तो हो जाएगा, तो देखो कितना आ जाएगा 14 + 6 20 न्यूटन आ जाएगा बच्चों। तो एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना होगा 20 न्यूटन। तो कुछ क्वेश्चंस तो बच्चों बहुत आसान आते हैं, बस आप उसको जल्दी से फटाफट कैलकुलेट कर लो और चीज़ों को ध्यान में रखोगे कि कौन सा फोर्स कैसे लगाना है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और कोई सिली मिस्टेक्स नहीं करने। तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 की। अब देखो ये जेईई मेन 2015 में पूछा हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग सकता है क्योंकि एफ का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो ये बहुत आसान है। दरअसल है क्या इसमें, है ये कि पहली बात है कि ए का वेट दिया हुआ है आपको और बी का वेट दिया हुआ है 20 न्यूटन और 100 न्यूटन। वेट का मतलब समझते हो? वेट का मतलब ये होता है बच्चों मास ऑफ ए इंटू जी, है ना। मास को जी से मल्टीप्लाई करके जो होता है उसी को वेट बोलते हैं। तो ये आपका कितना है ए के लिए 20 और बी का वेट दिया हुआ है कितना एम बी इंटू जी, वो कितना दिया हुआ है 100। और ये दोनों ब्लॉक को एक दूसरे के ऊपर रख के दीवार से ऐसे दीवार के अगेंस्ट इसको प्रेस किया गया है ताकि ये दोनों रेस्ट में रहे। ठीक, अब यहां पे क्या पूछ रहा है, अच्छा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है किसके किसके बीच का। देखो आपको जानने के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है। 0.1 दिया हुआ है आपका किसका, बिटवीन ब्लॉक्स 0.1 है। ठीक है, बिटवीन आपका बी एंड वॉल जो है वो 0.15 है। तो कह रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक, तो ब्लॉक बी पे आखिर दीवार कितना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगी ये आपको बताना है। ठीक, चलो सोचते हैं, बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहली बात कि आप एक चीज समझो, यहां पे आप अगर इस चक्कर में उलझ गए कि किस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या हो रहा है, कितना लग रहा है, फिर तो आप फंस जाओगे। जैसे देखो मैं आपको दो तरीके से बताता हूं, एक पहले थोड़ा डिटेल और एक एकदम शॉर्टकट, दोनों तरीका मैं बताता हूं। पहले देखो ये ब्लॉक जो है आगे वाला ए है, पीछे वाला बी। ठीक, ये ए है और पीछे वाला थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इसको बी कर लेते हैं।
और इन दोनों को हमने चिपका रखा है किसके अगेंस्ट, वॉल के अगेंस्ट, ठीक है ना, फोर्स लगा के वॉल के अगेंस्ट चिपका के रखा हुआ है। थोड़ा ढंग से डायग्राम बनाते हैं। ये आपका वॉल हो गया, ये आपका बी और ये हो गया आपका ए, ठीक है, ये ए ये बी, और आपने ऐसे फोर्स लगाया ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहे और रेस्ट में रहे। डायग्राम में वहां हटा के दिखाया गया है लेकिन ऐसा नहीं है, वो मिस्टेक है, ये दोनों चिपका हुआ होगा, हवा में तो रुक नहीं सकता है। अब देखो ये पूछ रहा है कि ये दीवार आखिर बी पे कितना फोर्स लगाएगा। पहले देखते हैं फोर्स लगेगा कैसे कैसे। अगर आप ए को प्रेस करोगे, दोनों का डायग्राम बनाओ, ए को अगर आपने दबाया एफ से तो ए जाके किसको पुश करेगा, बी को, तो बी को पुश करेगा तो एक नॉर्मल एन दिखा दो। इसका जवाब बी ए पे देगा इधर नॉर्मल लगा के, एक्शन रिएक्शन। फिर ये नॉर्मल की वजह से बी भी इधर जाना चाहेगा तो अपने इधर किसको पुश करेगा बच्चों, वो पुश करेगा दीवार को, कितने से, एन डैश, एक नए नॉर्मल से। इसका जवाब इसको भी मिल गया एन डैश। बात समझ में आ रही है? देखो ये इसका जरूरत नहीं है, मैं जानबूझ के डिटेल कर रहा हूं, फिर मैं शॉर्टकट तो इसका बताऊंगा ही। तो देखो आपने इसको F लगाया, ये आगे जाके B को प्रेस किया N से, तो इसका रिएक्शन इस पे N लग गया, एक्शन रिएक्शन। इस N की वजह से ये जाके दीवार को धक्का मारा, एक नए फोर्स की उत्पत्ति हुई, एक नया फोर्स प्रोड्यूस हुआ, N डैश, इसका रिएक्शन ये N डैश। ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकली देखो ये नीचे गिरना चाहता होगा, किस लिए, क्योंकि इसका वेट नीचे लग रहा होगा mAg, जो कि आपको 20 न्यूटन दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब ये नीचे आना चाहता होगा, ये नीचे आना चाहता होगा, तो इसका ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये इसके इस सरफेस पे फ्रिक्शन लगा होगा दोनों के बीच में। बी के रिस्पेक्ट में ये नीचे आना चाहता है लेकिन नीचे गिर नहीं रहा है, इसका मतलब है बी इसके ऊपर, इसको गिरने से बचने के लिए एक फ्रिक्शन लगाया होगा F1। तो इस तरीके से ए रेस्ट में है। अब ये इस पे अगर F1 ऊपर लगा तो इसका रिएक्शन बी पे नीचे लगेगा, है ना, एक्शन रिएक्शन तो लगना ही है, तो बी पे नीचे लग गया F1, और बी का अपना वेट भी नीचे लग रहा होगा बच्चों, कितना, mBg, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना आपको, 100 न्यूटन। तो बी पे अगर ये दो फोर्स नीचे लग रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली बी को गिरने से कौन रोका होगा, तो निश्चित तौर पे ये जो दीवार है, जब ये नीचे गिरना चाहता होगा तो दीवार इसको अपोज करेगा, क्या करके, फ्रिक्शन लगा के, तो इस पे फ्रिक्शन लगा देगा F2, और यही F2 आपको निकालना है। और इस F2 का जवाब दीवार पे लगेगा जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, हमको यही F2 निकालना है। और देखो कितना आराम से आ जाएगा, आपको कुछ भी वो म्यू वगैरह सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आप सीधी सी बात, ये ए रेस्ट में है तो इसका मतलब है F1 मस्ट बी इक्वल्स टू mAg, जो कि किसके बराबर हो गया, 20 न्यूटन। काम खत्म। बी भी रेस्ट में है तो बी के ऊपर क्या लग रहा है, F2, नीचे क्या लग रहा है, F1। ये F1 क्यों लग रहा है, इसका रिएक्शन। अब माइनस mBg इक्वल्स टू 0, ये भी रेस्ट में, सब फोर्स मिलके इसको रेस्ट में रखा हुआ है। तो इस तरीके से F2 बराबर हो गया F1 प्लस mBg, और F1 कितना है बच्चों, तो F1 है आपका 20 और mBg क्या है, 100। आंसर आ गया 120 न्यूटन, यानी दीवार जो है उसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी 120 न्यूटन। इस तरीके से ये थोड़ा डिटेल में बना, आपको मैंने सारा डायग्राम भी बताया कौन कैसे क्या है। म्यू की जरूरत ही नहीं है, अपने को पूछा ही नहीं है कि FS मैक्स क्या है, अपने को लिखा हुआ है रेस्ट में है तो भाई ठीक है, फ्रिक्शन अपोज कर रहा होगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू यही होगा। अगर इसको जल्दीबाजी में बनाना था तो देखो क्या करते हम लोग, ये दोनों ब्लॉक अगर एक साथ चिपक के हैं तो सीधी सी बात है, इन दोनों को हम लोग मान लेते एक सिस्टम, सिर्फ एक सिस्टम मान लेंगे, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और ये लग गया आपका फोर्स, सॉरी ये लग गया आपका फोर्स, दैट इज F। ठीक है, इन लोगों को सिस्टम मान लेते। अब ये रेस्ट में, तो कहोगे सिस्टम मानने से क्या फायदा होता है, ये n को दिखाने की जरूरत नहीं होती, आपस में कट जाता, ये F1 को भी दिखाने की जरूरत नहीं थी, आपस में कैंसिल हो जाता। अब सिर्फ एक ही फोर्स इस पे दिखाते कि दीवार इसके ऊपर लगा रही होती फ्रिक्शन F, और नीचे इसका अपना वेट लग रहा होता है m प्लस स्मॉल m इंटू जी, क्योंकि दोनों सिस्टम है। तो आपको दीवार का फ्रिक्शन निकालना है, तो यानी फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा होगा, तो फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा होगा तो mg प्लस स्मॉल mg, और ये 100 ये 20, आंसर आ गया 120।
तो देखो तुरंत सॉल्व हो गया। यानी दोनों को हमने सिस्टम मान लिया। सिस्टम क्यों मान लिया? क्योंकि अगर रेस्ट में है, हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है कि अगर एक्सेलरेशन सेम हो तो उसको हम लोग सिस्टम मान सकते हैं, और उसके इसमें इंटरनल फोर्स को आप नेग्लेक्ट करोगे, मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक दीवार का जो फोर्स है वो लग रहा है। तो आप एकदम शॉर्टकट बनाना चाहते थे तो आप ऐसे ही बना सकते हो। तो इसको राइट डाउन कर लो। जैसा कि तुम देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 34 जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, और ये जेई 2005 में आया हुआ है। ठीक है, अब मैंने जानबूझ के इसमें, हालांकि आपको सीखने को बहुत कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये भी समझो कि इतने आसान क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कार मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे, है ना, रोड पे मूव कर रही है, और जिसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कि द डिस्टेंस एट विच कार कैन बी स्टॉप्ड, और म्यू के की जो वैल्यू दी गई है बच्चों, यहाँ पे म्यू के ये दिया हुआ है 0.5। तो कहोगे यहाँ म्यू के क्यों दिया हुआ है? तो कार आखिर रोड पे रुकती क्यों है? तो कार जो रोड पे रुकती है वो ब्रेक्स की वजह से नहीं। जो ब्रेक्स हम लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो ब्रेक उन टायर्स के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगवाती है ना, जो हम लोग रोलिंग में पढ़ते हैं या रोटेशन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप बस इतना समझो, इतना दिमाग में सेट रखो कि कार को एक्सेलरेट होने के लिए भी और कार को रेस्ट में रखने के लिए भी, दोनों ही केस में जो आपका फ्रिक्शन है वही रिस्पॉन्सिबल है ना। कार अगर रुकती है तो पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, और फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी म्यू इंटू नॉर्मल, और म्यू आपको दिया हुआ है कितना, 0.5, नॉर्मल mg के इक्वल होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये आपका इतना फ्रिक्शन लग रहा होगा, और ये फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे रिटार्डेशन पैदा होगा। तो रिटार्डेशन कितना पैदा होगा? तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स, जो कि फ्रिक्शन है, डिवाइडेड बाय मास। तो 0.5 इंटू m इंटू जी की जगह 10 रख दो, और फिर नीचे m से डिवाइड कर दो, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन है ये कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो आपका ये एक्सेलरेशन यहाँ पे निकल के आया। अब ये देखो, जब कार को रोका जा रहा है, ठीक है ना, कितने डिस्टेंस में, तो आप काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डॉट डेल्टा x। फाइनल वेलोसिटी बच्चों 0 है, इनिशियल आपका 100 का स्क्वायर है, और यहाँ माइनस लगाओगे क्योंकि रिटार्डेशन है, डिस्प्लेसमेंट आगे, एक्सेलरेशन पीछे, आई इंटू 2, और a की जगह आप 5 लिख दो, आई इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x। फिर यहाँ से डेल्टा x इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा आपका 10,000 अपॉन 10, तो ये आपका 1000 मीटर आ जाएगा। आई होप कि इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत आराम से ये सॉल्व हो गया होगा। जिनसे नहीं हुआ वो राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 जो है आपका, ये यहाँ पे दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपका जेई 2005 में ही पूछा हुआ है, और ये इस क्वेश्चन को रिपीट किया है नीट ने भी और जेई मेन ने भी। ठीक है ना। तो ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान दो, इसमें क्या है कि इसमें एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका अपर हाफ जो है वो आपका परफेक्टली स्मूथ है। क्लियर है? और इंक्लाइन की जो एंगल है वो है फाई, थीटा की जगह फाई का यूज किया हुआ है, और जबकि लोअर हाफ जो है वो है रफ, और एक बॉडी आपका टॉप ऑफ द इंक्लाइन से मूव करना शुरू करती है। इनिशियली वो टॉप ऑफ द इंक्लाइन पे क्या थी, रेस्ट में, और उसके बाद फिर से रेस्ट में आ जाती है जब वो बॉटम पे पहुंच जाती है। तो इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द लोअर हाफ इज गिवन बाय, तो आपको यहाँ ये पूछ रहा है कि उस इंक्लाइन का जो लोअर हाफ है उस पे कितना फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा। चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे आपका 35 है ना, 35 है ये। तो इसमें अपने को करना क्या है कि जो अपर हाफ है इंक्लाइन का, ठीक है, जो अपर हाफ है वो स्मूथ है और लोअर हाफ आपका रफ। क्लियर? अब यहां पे आप देख सकते हो कि A to B
ये 2 पॉइंट बना दो और B to C एक दूसरा पॉइंट। जो अपर हाफ है ये स्मूथ है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है और यहां के बाद फ्रिक्शन है। तो बच्चों ऐसा लिखा हुआ है कि जब इसके ऊपर एक ब्लॉक को आपने यहां से रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0। अब यहां से जब रिलीज किया तो ये एक्सेलरेट होता हुआ आएगा क्योंकि ये स्मूथ हिस्सा है। रफ वाले को मैं ब्लैक कलर से बना देता हूं, ये देखो ये रफ है और ये कैसा हिस्सा है, स्मूथ है। तो जब इस पे चल रहा होगा बच्चों, इस पे जब चल रहा होगा स्मूथ सरफेस पे, तो इस पे फोर्स लगने की बात अगर करें तो नीचे आपका mg और इसी का एक कंपोनेंट इधर लग जाएगा mg साइन थीटा और यहां लग गया mg कॉस थीटा और यहां नॉर्मल लग गया। तो नीचे की ओर आपका mg साइन थीटा लग रहा है जो इसको डाउन एक्सेलरेट कर रहा होगा, है ना, जिसकी वजह से ये यहाँ 0 वेलोसिटी से जब ये यहाँ पहुंचा होगा, यानी फाइनली वो बी पार्ट पे जब पहुंचा होगा तो इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिल गई होगी। तो हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे, फॉर ए टू बी, ए से बी तक की बात कर लेते हैं, ए से बी तक की बात कर लेते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इकलौता लगने वाला है mg साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो ए इक्वल्स टू g साइन थीटा। ये बात तो अपने को समझ में आ गई। अब यहां से यहां तक अगर एक्सेलरेशन g साइन थीटा है तो सीधी सी बात है, आप इसके लिए लगा दो इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट डेल्टा एक्स, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स से इक्वेशन लगा दो। यहाँ की वेलोसिटी को हमने v नॉट माना है तो इसको v नॉट स्क्वायर कर लेते हैं। इनिशियल 0 है, नीचे डिस्प्लेसमेंट है और नीचे ही आपका एक्सेलरेशन है तो प्लस ही रखेंगे 2g साइन थीटा और ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, मान लेते हैं हाफ हाफ कह रहा है तो इसको x मान लेते हैं और ये भी x है। तो देखो a से b तक x मान लेते हैं तो v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2gx साइन थीटा, ये आपका इक्वेशन 1 आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो अब बात करते हैं b से c तक। b से c के बीच में क्या हो रहा होगा, फोर्स देखो कौन कौन सा लग रहा होगा। तो भाई नॉर्मल तो अभी भी लग रहा होगा, रही बात mg के कंपोनेंट की तो वो अभी भी नीचे लग रहा होगा mg साइन थीटा, लेकिन इस बार पीछे लग रहा होगा फ्रिक्शन Fk और ये Fk जरूर mg साइन थीटा से बड़ा होगा। कहोगे कैसे, तो फाइनली C पॉइंट पे जब ये पहुंचता है तो वेलोसिटी हो जाती है 0। C पॉइंट पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी हो गई 0, इसका मतलब है B के बाद ये डी एक्सेलरेट हुआ होगा, सर्टेन है, पक्की बात है। तो इसका मतलब है यहां पे पीछे की ओर एक्सेलरेशन हो गया होगा a डैश। तो हम लोग बात करते हैं अब फॉर B टू C, फॉर B टू C। तो B टू C के समय देखो इंक्लाइन के लॉन्ग पीछे लग गया आपका Fk और Fk ही बड़ा होगा क्योंकि रिटार्डेशन होना है तो नेट एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग लिखेंगे Fk माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू ए डैश और Fk की जगह लिख देंगे हम लोग म्यू mg कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा इक्वल्स टू m इंटू ए डैश। अब बच्चों यहां से m को कैंसिल कर दो, सारे m को कैंसिल कर दो तो a डैश इक्वल्स टू आ जाएगा आपका म्यू g कॉस थीटा माइनस g साइन थीटा, ये आपका a डैश आ गया, ठीक है। ये B से C तक की बात हुई। अब B से C तक के लिए काइनेमेटिक्स के हिसाब से लिख दो, तो फिर से हम लोग लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट डेल्टा एक्स। अब बच्चों फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे देखो 0, तो लिख दिया 0। यहाँ के लिए इनिशियल v नॉट होगा, B से C के लिए इनिशियल कौन होगा, v नॉट, तो लिख देंगे v नॉट स्क्वायर। अब यहाँ माइनस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे और एक्सेलरेशन पीछे, तो ये रिटार्डेशन का काम होगा तो माइनस लिखेंगे। और ए डैश की जो वैल्यू निकल के आई है बच्चों, वो आई है म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। और डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ अगर ऊपर x आपने माना है तो ये भी x ही होगा, तो x से आप मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। अब देखो इसको तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको राइट डाउन कर लो, इसको राइट डाउन करो फटाफट।
कर लिया आपने? चलो अब देखते हैं। अब यहाँ पे एक काम करो, आप इस पूरे को इधर लेके आ जाओ, ठीक है ना? तो इधर लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा 2, और इसमें से ना g कॉमन ले लो, तो 2gx, और ब्रैकेट में क्या हो गया? तो ब्रैकेट में हो गया म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर। और जो ये वी नॉट स्क्वायर है, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? तो वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू थी 2gx साइन थीटा, उसको वहां प्लेस कर दो। तो 2gx म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये 2gx साइन थीटा। अब देखो 2gx कैंसिल, क्लियर? अब यहां पे आ गया म्यू कॉस थीटा, और साइन को भी उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। अच्छा, थीटा नहीं है, थीटा की जगह फाई हम लोग लास्ट में पुट कर लेंगे, क्योंकि उसने फाई एंगल दिया है ना कि थीटा, तो पुट कर लेंगे लास्ट में। तो म्यू इक्वल्स टू हो गया आपका 2, अब कॉस नीचे जाएगा तो 2 टैन थीटा, 2 टैन थीटा, और थीटा की जगह आप रख दोगे फाई, 2 टैन फाई। तो इस तरीके से बच्चों म्यू की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई 2 टैन फाई। ओके, तो जो अपना ऑप्शन है यहाँ पे ये हो जाएगा 2 टैन फाई, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो इसको राइट डाउन कर लो। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 10 न्यूटन, और उसको यहां पे लगाना जरूरी है ना? ये भी आसान क्वेश्चन है, जेई 2003 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो देखो यहां पे एक ब्लॉक है, जो ब्लॉक आपका दीवार से इस तरीके से कांटेक्ट में, और आपको लगाना पड़ रहा है कितना फोर्स बच्चों? 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है, ताकि ये जस्ट होल्ड हो सके, ठीक है ना? जस्ट स्टेशनरी, जस्ट का मतलब यही कह लो कि इतना ही फोर्स लगाना है ताकि इसके mg को बैलेंस करने लायक यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग जाए। तो इसका मतलब है ऊपर क्या लग रहा होगा? Fs मैक्स, यानी Fs मैक्स जस्ट इक्वल हो किसके? mg के। कितना सिंपल है। तो कहता है कि इसका वेट बताओ कितना होगा। तो भाई Fs मैक्स की वैल्यू कितनी होगी वो निकाल लो केवल। तो Fs मैक्स होगा आपका म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू कितना दिया हुआ है? 0.2, और नॉर्मल कितना है आपका? 10। तो इसका मतलब है ये आपका आ गया कितना? 2 न्यूटन। तो ये 2 न्यूटन आ गया निकल के। तो Fs मैक्स की वैल्यू जो है वो 2 न्यूटन आई। तो यहाँ वेट पूछ रहा है, तो वेट का मतलब है m इंटू जी। तो बच्चों Fs मैक्स mg को ही तो संभाला हुआ है, तो Fs मैक्स इक्वल्स टू mg है ना? और Fs मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2 न्यूटन। तो इसका मतलब mg यानी वेट कितना हो गया? 2 न्यूटन। तो इसको कैपिटल N बना लेना। तो इतना सिंपल है ये, इसमें कुछ करना नहीं था। आगे चलें, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 36 के बाद अब बात करते हैं बच्चों 37 की। अब देखो ये पूछा हुआ है जेई मेन 2018 में, है ना? सिंपली ये बहुत टफ नहीं है। इसमें लिखा हुआ है एक डिस्क है, ध्यान से देखना, एक डिस्क रोटेट हो रहा है अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जब भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करता है तो आप ये मान के चलो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये हो गया कि वो एक्सिस जो गुजर रहा होगा वो इसके सेंटर से गुजर रहा होगा, ऐसे इसके अबाउट नाच रहा होगा, है ना? सेंटर से गुजर रहा होगा। डिस्क समझते हो ना, थाली है, थाली जैसा है, वो डिस्क रोटेट हो रहा है। फिर क्या रहा है कि इसका जो रेट है रिवॉल्व होने का वो दिया हुआ है तुमको 3.5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी ओमेगा दिया हुआ है। ओमेगा दिया हुआ है 3.5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है? ये स्टेडी वर्ड लिखा हुआ है। स्टेडी वर्ड का मतलब होता है बच्चों कांस्टेंट। स्टेडी का मतलब हो गया कांस्टेंट। फिर इस डिस्क के ऊपर एक कॉइन रख दिया जाता है, यहाँ पे कॉइन, सिक्का रख दिया गया। कॉइन कहाँ रखा गया? तो एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.25 सेंटीमीटर। और ये जो डिस्टेंस होगा इस कॉइन का,
यही इसके लिए किसका काम करेगा बच्चों, रेडियस का काम करेगा। यानी कॉइन जो है वो आर रेडियस पे रखा हुआ है। तो कह रहा है कि ये अगर इस डिस्क के साथ साथ नाच रहा है, रिमेन्स एट रेस्ट ऑन द डिस्क, आपको वो रेस्ट नजर नहीं आएगा, आपको नजर आएगा वो सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ। लेकिन यहाँ रेस्ट लिखने का मतलब है वो फिसल के बाहर नहीं जा रहा है। मतलब खुद भी सोचो, अगर थाली पे अगर आप कॉइन रख के नचाओगे तो जो तुम देखोगे कि कॉइन, अगर तुम स्लो नचाओगे तब तो कॉइन साथ नाचेगा, लेकिन अगर बहुत तेज नचाओगे तो वो बाहर चला जाएगा। समझ गए ना? तो इसका मतलब है बाहर क्यों चला जाएगा, क्योंकि उसको, अगर सीधी सी बात है, ये जिस तरीके से फ्लैट सर्कुलर टर्निंग पे कार अगर घूमती है तो कार को सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ भी कॉइन को सेंटर की तरफ क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो फोर्स कहाँ से आएगा, फ्रिक्शन से ही आएगा। क्लियर है? तो वो फ्रिक्शन जो है वो पूछ रहा है आपको, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है कितना होगा। तो देखो इसको कैसे सोचेंगे, इसको कैसे सोचेंगे बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसको देखो, ये रह गया आपका कौन सा, 37 है ना, तो 37 है। तो ये हमने बना दिया डिस्क, ठीक है, और ये डिस्क के ऊपर यहाँ पे हमने रख दिया कॉइन। अब कॉइन भी इसके साथ रोटेट होगा, जो डिस्क का ओमेगा होगा वही ओमेगा इसका भी होगा। ये हो गया आर। अब इस कॉइन के ऊपर देखो फोर्स कौन सा लगेगा, एक नॉर्मल ऊपर लगेगा बच्चों, नीचे mg लगेगा। और दूसरी बात, सेंटर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, और ये जो फ्रिक्शन लगेगा यही इसको फिसलने से बचाएगा, है ना, नहीं तो बाहर चला जाएगा। ये फ्रिक्शन ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc के बराबर होगा, जिसको हम लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स को लिखने का एक और तरीका है m ओमेगा स्क्वायर r। और ये जो फ्रिक्शन है आपका, दिस इज म्यू इंटू नॉर्मल। ये फ्रिक्शन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, म्यू इंटू नॉर्मल इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। और फिर नॉर्मल के जगह, नॉर्मल किसको बैलेंस करके रखा होगा, mg को, तो नॉर्मल की जगह mg लिख दोगे, सो m ओमेगा स्क्वायर r। और यहाँ से देखो ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ से म्यू पूछ रहा है ना, ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g। अब आपको सारे वैल्यूज रखने हैं। तो सबसे पहले देखो ओमेगा कितना दिया हुआ है, और कुछ आपको उसका यूनिट भी कन्वर्ट करना होगा। तो ओमेगा दिया हुआ है बच्चों, ओमेगा दिया हुआ है 3.5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। अगर रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन का मतलब एक चक्कर है ना, एक रिवॉल्यूशन का मतलब एक चक्कर, और एक चक्कर में कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब एक सेकेंड में इतना रिवॉल्यूशन, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 7 पाई रेडियन पर सेकेंड। समझ गए ना, 3.5 को कन्वर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 इंटू पाई स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर हो गया। रेडियस कितना दिया हुआ है आपका, तो रेडियस दिया हुआ है 1.25 सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1.25 इंटू 10 का पावर -2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अपॉन जी की वैल्यू भी कितनी है, 10 रख लेते हैं। अब देखो ये पाई स्क्वायर की वैल्यू जो है लगभग तुम 10 ले सकते हो, कभी भी पाई स्क्वायर की वैल्यू लेनी हो तो आप 10 ले सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे देखो पाई स्क्वायर को अगर हम 10 मान लें तो ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली कैंसिल हो गया। क्लियर? अब इसको हम लोग 50 मान लेते हैं, अगर अप्रॉक्सीमेशन ही मानना है तो इसको हम लोग 50 मान लेते हैं। तो 50 इंटू 1.25, तो 50 इंटू 1.25 कितना होगा, तो 50 इंटू 1.25, अच्छा 50 का अब ये है 10 का पावर 20, तो इसको लिख सकते हो 0.5 इंटू 1.25, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका करीब करीब 625, तो 0.625 आप करके देखो, इतना करीब करीब आएगा। अब इससे मिलता जुलता कोई चॉइस है, यस 0.6, तो इतना अप्रॉक्सीमेशन हमने माना है, तो 0.6 के अप्रॉक्सीमेटली आ गया। ये कैसे हुआ समझ में आया ना, इसको 50 मानोगे, ये 10 का पावर -2,
तो 0.5 आगे चला जाएगा। और चूंकि आपने इतना सारा अप्रॉक्सीमेशन माना है इसलिए एग्जैक्ट आपको 6 नहीं आएगा, 6 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। इसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो 0.6 ही लिखेंगे। तो 0.6 इसका जो है वो आंसर हो गया। देख लिया आपने, इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की। तो क्वेश्चन नंबर 38 में देखो, अब इसमें लिखा हुआ है कि जो एक मंकी है वो एक रोप पे क्लाइंब कर रहा है और उसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, जैसा कि आप जानते हो कि स्ट्रिंग में टेंशन झेलने की एक मैक्सिमम क्षमता होती है और वो जो मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है वो 2/3 ऑफ इट्स वेट है, उसके वजन का 2/3। मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मान के चलो 2/3 mg के बराबर है ना ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तो कह रहा है कि आप बताओ कि किस मिनिमम एक्सेलरेशन से मंकी को नीचे स्लाइड करना चाहिए। तो बच्चों बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात देखो कि इस केस में मंकी ऊपर क्लाइंब करने का तो सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि टेंशन ऊपर लगेगा और नीचे लगेगा mg। तो ऊपर जाने के लिए, ऊपर एक्सेलरेट करने की बात अगर चलेगी तब तो t को mg से भी बड़ा होना पड़ेगा और यहाँ मैक्सिमम टेंशन जो है वो 2/3 ऑफ mg है। तो इस बार वो क्या करेगा, टेंशन की वैल्यू कम से कम रखना चाहेगा ताकि नीचे स्लाइड करता हुआ आए, और वही इसके लिए सही भी है। हालांकि ये सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही लिखा हुआ है कि वो नीचे ही स्लाइड कर रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि नीचे क्यों स्लाइड करना पड़ेगा इसको। लेकिन आपको बता रहा है कि आखिर वो किस एक्सेलरेशन से कम नीचे स्लाइड करना चाहिए, है ना, व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन। जितना ज़्यादा, अच्छी एक बात सोचो कि स्लाइड करते समय जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना अच्छा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ज़्यादा तभी होगा जब टेंशन कम से कम होगा, क्योंकि नेट फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा नीचे होगा। तो इस केस में आपको हमेशा ए मिनिमम ही पूछा जाएगा। और वो कैसे निकालोगे तो देख लो, सिंपल। तो mg, ये तो फोर्स लग गया नीचे, माइनस t इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो mg की जगह mg रहने दो, t की जगह आप 2mg/3 कर दो, क्योंकि आपका जो टेंशन की वैल्यू है वो 2/3 उसके वेट के इक्वल है, इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको सॉल्व करोगे बच्चों, a इक्वल्स टू g/3 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे g/3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की। तो क्वेश्चन नंबर 39 में देखो क्या लिखा हुआ है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उसको एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा गया है जिसका इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। फिर कहता है इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज म्यू। तो ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक बच्चों रेस्ट में। क्लियर है? ब्लॉक रेस्ट में। तो कहता है द टोटल फोर्स द इंक्लाइंड प्लेन एक्सर्ट ऑन द ब्लॉक। अब अगर ऐसे सोचोगे तो लगेगा कठिन, लेकिन ये बहुत आसान है। देखो कैसे क्या करना है इसमें। पहली बात, अगर ये रेस्ट में है तो इस पर फोर्स देखो कौन कौन सा लग रहा है। ऊपर, सॉरी ऐसे नहीं, एक आपका इस पे लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, एक लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स। ठीक, अब ये नॉर्मल भी कौन लगा रहा होगा, इंक्लाइन। दूसरा लग रहा है इस पे पीछे फ्रिक्शन, ये दोनों फोर्स इंक्लाइन ने लगाया ब्लॉक पे। और तीसरा इसको अर्थ नीचे खींच रही होगी। अब एक बात सोचो कि ये ब्लॉक आपका रेस्ट में, अब कंपोनेंट वगैरह तोड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। तुम सीधा एक बात करो, तुम ग्राउंड पे बैठे हो, अब ग्राउंड से बैठ के ये ब्लॉक आपको रेस्ट में नजर आ रहा है, इसका मतलब है इस ब्लॉक के ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या है, 0। और नेट फोर्स 0 होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स। और यहाँ टोटल कितने फोर्स हैं, टोटल 3 फोर्स है। तो इसका मतलब है कि n वेक्टर लगा दो, सब पे वेक्टर लगा दो, इन तीनों का वेक्टर सम क्या होना चाहिए, 0। mg को उधर भेज दो, इसका मतलब नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है, यानी नेट नॉर्मल और नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो mg के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। ये इक्वल का साइन यही बता रहा है और माइनस साइन बता रहा है अपोजिट। और तुम समझ सकते हो
कि ये नॉर्मल और फ्रिक्शन जो है ये दोनों ही फोर्स किसके द्वारा लगाए गए हैं, इंक्लाइन के द्वारा। तो वही पूछ रहा है टोटल फोर्स जो इंक्लाइन लगा रहा है, तो यही आपका नेट फोर्स बाय इंक्लाइन हुआ, नेट फोर्स बाय इंक्लाइन। और वो कितना है बच्चों, माइनस mg, माइनस तो डायरेक्शन के लिए है, तो अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें नेट फोर्स बाय इंक्लाइन, तो नेट फोर्स बाय इंक्लाइन हो जाएगा mg के इक्वल। तो इसमें आप सीधा आंसर कर सकते हो mg। यहाँ जल्दीबाजी में ये सब नहीं कर देना है, cos थीटा tan थीटा वो सब नहीं करना है, आपका सीधा आंसर होगा mg। क्लियर है? तो ये लॉजिक लगाएंगे, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो देखो इसमें ये डायग्राम गलती से प्रिंट हो गया है, ठीक है, आप इस डायग्राम को मत देखो, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हालांकि इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड ही है, तो लिख रहा है कि टाइम टेकन बाय द बॉडी टू स्लाइड डाउन ए रफ इंक्लाइन जिसका एंगल है 45, ठीक है, इज ट्वाइस द दैट ऑफ रिक्वायर्ड टू स्लाइड डाउन ए स्मूथ इंक्लाइन। तो कह रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट बताओ। क्लियर है? देखो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, आपको बहुत मुश्किल तो नहीं लगना चाहिए। इसमें दो कंडीशन ले लेते हैं, एक बार इंक्लाइन प्लेन आपका स्मूथ है और दूसरी बार वो उसमें क्या है, फ्रिक्शन, ठीक है, ऐसे हो गया। अब यहां पे देखो ये आपका एंगल 45, इसको स्मूथ वाला केस कर लेते हैं। तो स्मूथ वाले केस में नीचे सिर्फ लग रहा होगा mg sin 45, बाकी नॉर्मल इधर लग रहा होगा, mg का ही एक कंपोनेंट आपका इधर लग रहा होगा mg cos 45। ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर लिए होंगे, तो जो भी एक्सेलरेशन यहाँ पे आ रहा होगा वो नीचे की ओर आ रहा होगा a1, ठीक है। और पूरा इंक्लाइन प्लेन को ट्रेवल करने में टाइम मान लेते हैं t लग रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें तो एक लौता फोर्स mg sin 45 लग रहा है, तो ये हो जाएगा mg sin 45 अपॉन m, तो ये आ गया आपका g अपॉन √2, ठीक है, ये आ गया आपका a। अब यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है x, इनिशियल वेलोसिटी है 0 मान लेते हैं, और एक्सेलरेशन है g अपॉन √2, और टाइम लग रहा है मान लो t स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू बच्चों हो गया gt स्क्वायर अपॉन 2√2। ये x की वैल्यू निकल के आ गई। अब आ जाओ इस इंक्लाइन प्लेन पे जो कि रफ है। अब इसके ऊपर अगर ये स्लाइड करेगा, इसके ऊपर अगर स्लाइड करेगा तो यहां पे क्या क्या होगा, यहां पे आपका ये लग गया नॉर्मल फोर्स, नीचे mg, और इस mg का ही एक कंपोनेंट लगेगा mg sin थीटा, mg sin 45, और पीछे लग रहा होगा बच्चों fk, और ये भी नीचे आ रहा है a डैश एक्सेलरेशन से। तो a डैश निकालेंगे कैसे? तो सीधी सी बात है, इस केस में इस डायरेक्शन में mg sin 45, ठीक है, माइनस म्यू mg cos 45। कहोगे ये कहां से आ गया सर? तो ये पीछे फ्रिक्शन fk क्या होगा, म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल जो है आपका वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg cos 45 को, तो म्यू इंटू mg cos 45, क्लियर, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां से क्या करोगे, mm को कैंसिल कर दो, m को कैंसिल कर दो, m को कैंसिल कर दो, तो इसमें आप g√2 को कॉमन ले लो, तो अंदर में बच गया 1 माइनस म्यू। कहोगे कैसे? तो g sin 45 1/√2, g cos 45 1/√2, तो g/√2 को कॉमन ले लो, और ये आ गया आपका a डैश। इस बार भी डिस्प्लेसमेंट वही x है जैसे कि यहाँ पे x था, तो लिखोगे x इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ, a डैश की जगह लिखोगे बच्चों g/√2, g/√2, और ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू, और टाइम जो है उस टाइम से डबल लग रहा है ना, ऐसा लिखा हुआ है, टाइम जो लग रहा है बच्चों ट्वाइस द, ठीक है, 2 गुना लग रहा है, तो 2t का स्क्वायर करोगे तो ये 4t स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? ये इक्वेशन आ गया 2। अब ये है इक्वेशन 1, ये है 2, तो
तो x की जगह यहां सब्स्टिट्यूट करो, पहले इसको राइट डाउन कर लो। कर लिया आपने? चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे x की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो gt स्क्वायर्ड अपॉन 2√2 इक्वल्स टू g म्यू माइनस 1 माइनस म्यू 4t स्क्वायर्ड अपॉन 2√2। अब 2√2 कैंसिल, g से g कैंसिल हो गया, t स्क्वायर्ड से t स्क्वायर्ड भी कैंसिल हो गया। तो इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है 1, और इधर क्या हुआ बच्चों, तो इधर हुआ 1 माइनस म्यू इंटू 4, ठीक है ना। तो 4 को इधर भेज दो, तो ये आ गया 1/4, इधर हो गया 1 माइनस म्यू। अब इसको इधर सब्ट्रैक्ट, इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, तो 1 में 1/4 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 3/4 निकल के आ गया। तो म्यू की वैल्यू 3/4 निकल के आ जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हो कि ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है ना। इस डायग्राम पे मत जाना, ये इस क्वेश्चन का नहीं है, तो आप लिख लो इसे। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो आप देखो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है ना, किसी एग्जाम में तो नहीं पूछा है, लेकिन एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए मेरे को अच्छा लगा, मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया। लिखा हुआ है यहां पे कि ए फोर्स F1 एक्सेलरेट ए पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी v। एक फोर्स F1 है जो पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है v वेलोसिटी तक, और दूसरा फोर्स F2 जो है वो उसको डी एक्सेलरेट करता है सेम पार्टिकल को v से कहां तक, रेस्ट तक। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बात समझो, आपको ये लगेगा कि चलो भाई पहले F1 से एक्सेलरेट करवाया, फिर F2 से डी एक्सेलरेट किया सेम पार्टिकल को v से रेस्ट तक, तो दोनों के बीच कैसे क्या रिलेशन होगा। तो बच्चों एक बात समझो, सीधी सी बात है, पहले इस बॉडी पे लग रहा था F1, तो F1 ने पैदा किया होगा एक्सेलरेशन A1, तो इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ते 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 जब ये बहुत आगे बढ़ गया होगा, तो मान लो ये पार्टिकल यहाँ पहुँच चुका है, इस पूरे रास्ते में इस पे F1 लगता जा रहा था, अब इसकी वेलोसिटी हो चुकी है v। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इस पॉइंट के बाद इस पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया जिसका नाम है F2, तभी आपको ये रेस्ट में आएगा। लेकिन अब यहां पे ये आपको सोचना है कि F1 हट चुका है और अब लग रहा है क्या, F2। अनदर पार्टिकल F2 डी एक्सेलरेट द सेम पार्टिकल, F1 एक्सेलरेट करता है और F2 डी एक्सेलरेट करता है। तो डी एक्सेलरेट करेगा मतलब कि ये एक अपोजिट डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पैदा करेगा। तो बच्चों सीधी सी बात है, फिर ये धीरे धीरे इसको आपको क्या करेगा, रेस्ट में ले आएगा। फाइनली फिर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0, है ना। बीच में v0 हुई और फाइनली हो गई 0। तो मेरा क्या कहना है कि F1 और F2 में कोई रिलेशन नहीं है, सीधी सी बात है। F1 से F2 छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है ना, बराबर भी हो सकता है। कहोगे कैसे? अगर F1 बड़ा होगा तो ये एक्सेलरेट जल्दी इस वेलोसिटी तक कर देगा, क्योंकि a की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। और अगर F2 छोटा होगा तो वो रिटार्डेशन पैदा करेगा, लेकिन देर तक वो जाएगा तब जाके रोक पाएगा। तो कोई भी फोर्स अगर अपोजिट में लगे तो बॉडी को रोक जरूर देगा, बस ये है कि अगर ज़्यादा फोर्स है तो जल्दी रोकेगा, कम फोर्स है तो थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि F1 और F2 दोनों लग रहे हो, तो उस केस में आप कंफ्यूज कर जाओ। नहीं, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि F1 उस फोर्स को बोल रहा है, उस नेट फोर्स को बोल रहा है जो उसको एक्सेलरेट कर रहा है, तो ठीक है, नेट फोर्स आगे लगता रहा। फिर F2 उस फोर्स को बोल रहा है जो उसको डी एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब जब F2 आया तो नेट फोर्स पीछे ही होगा। तो सीधी सी बात है, रोकने के लिए इनके बीच में कोई भी रिलेशन हो सकता है। तो आंसर हो गया थर्ड, दैट इज कि आपका F2 मे बी स्मॉलर, मे बी ग्रेटर और मे बी इक्वल, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। देखो इसमें क्या है कि दो पार्टिकल इस तरीके से आपका यहां पे है, इसका भी मास m, इसका भी मास m, और ये दोनों एक स्ट्रिंग से इस तरीके से बंधा हुआ है, और ये सब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, कुछ वर्टिकल मत सोच लीजिएगा, ये सारे जो हैं ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे।
और स्ट्रिंग को बीच में से आप F फोर्स से खींच रहे हो, ठीक है ना। इस तरीके से मान लो, आप तो इमेजिन कर रहे हो ना, मान लो कि सरफेस पे दो बॉल्स हैं, दोनों को आपने धागे में बांध रखा है और धागा को बीच से आपने खींचना शुरू कर दिया। जिस समय ये एंगल आपका 30 डिग्री था, उस समय इन दोनों मासेस का एक्सेलरेशन निकालना है आपको, ठीक है ना। दोनों का मास m है और दोनों का जो एक्सेलरेशन निकालना है उसमें एक चीज ध्यान रखना कि देन द एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब इनका एक्सेलरेशन तो आपका नेट फोर्स के अलोंग ही होगा, लेकिन आपको एक्सेलरेशन एक दूसरे के तरफ निकालना है। मतलब इसका जो भी एक्सेलरेशन, देखो इस पे टेंशन T ऐसे लगेगा तो एक्सेलरेशन तो इधर ही आएगा, लेकिन उसका ये वाला कंपोनेंट आपको निकालना है, क्योंकि बोलता है टुवर्ड्स ईच अदर किस एक्सेलरेशन से जाएगा। तो बहुत टफ नहीं है, देखो आराम से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 42 में हम लोग देख सकते हैं बच्चों, ये आपका मास यहां पे रखा हुआ है, ये दूसरा मास है, और ये इस तरीके से स्ट्रिंग आपका ज्वाइन है ना। और जो स्ट्रिंग जहां पे ज्वाइन है, आप सीधी सी बात देखो, यहां पे फोर्स लगाया जा रहा है F इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये रस्सी तो सेम ही है, तो इस रस्सी में टेंशन आ गया होगा। तो बच्चों टेंशन आ गया होगा तो इस पे टेंशन एक लगाओगे, यहाँ पे एक टेंशन लगाओगे T, और यहाँ पे भी लगाओगे T। अब एक तरीके से इसको आप नॉट मान लो, नॉट मतलब कि एक जगह है, नॉट कहने का मतलब एक गांठ वहां पे है जिसको आप खींच रहे हो, तो ऑटोमेटिकली एक तरीके से ये भी फिक्स पॉइंट का रोल करेगा। तो यहाँ भी टेंशन T पीछे लग गया और यहाँ पे टेंशन T पीछे लग गया। और इसके अलावे ये जो एक्सिस है ऐसे ड्रॉ कर लो। अब अगर इस पॉइंट P की बात करो, इस पॉइंट P की बात करो, तो इसके लिए अगर देखेंगे हम लोग, पॉइंट P तो रस्सी का ही एक पार्ट है, तो इधर फोर्स F लग रहा है और इधर पीछे इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। कहोगे कौन कौन सा? तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है और ये भी एंगल 30 डिग्री है, तो बच्चों T का एक कंपोनेंट और T का, इस T का भी एक कंपोनेंट, तो पीछे आपका T cos 30 और T cos 30 ये लग गया, ठीक है ना। अब चूंकि ये पॉइंट जो रस्सी का हमने माना है वो तो मासलेस ही होगा, क्योंकि पूरी रस्सी मासलेस है, तो इसका मास अगर 0 है तो निश्चित तौर पे हम लोग F माइनस 2T cos 30 करेंगे इज इक्वल टू 0। तो F इक्वल्स टू 2T और cos 30 आपका होता है √3/2, तो यहाँ पे T√3 आपका F इक्वल्स टू T√3, तो T इक्वल्स टू F अपॉन √3 निकल के आया। आ रही है बात समझ में? तो टेंशन की जो वैल्यू है वो F अपॉन √3 कैसे आया बच्चों? तो F को कौन बैलेंस किया? 2T cos 30। कहोगे बैलेंस कैसे किया? यहां आप 0 कैसे लिख पाए? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास ही 0 है तो एक्सेलरेशन कुछ भी रहे उससे क्या मतलब है। तो इस तरीके से आप यहां पे देख सकते हो बच्चों कि आपका फोर्स टेंशन निकल के आ गया। अब एक ब्लॉक इसके लिए काम करो, सिर्फ इसके लिए काम करो। तो बच्चों इस पे देखो, इस पे टेंशन इधर लग रहा है, तो स्वाभाविक है न्यूटन के हिसाब से जिधर टेंशन लगेगा उधर ही आपका एक्सेलरेशन होगा। तो इसके लिए अगर हम लोग ए की वैल्यू निकालें तो टेंशन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ये सब फ्लोर पे रखा हुआ है, फ्लोर पे रखा हुआ है तो नॉर्मल फोर्स को mg ने बैलेंस कर लिया, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। तो T इक्वल्स टू m इंटू ए, और T के जगह लिखोगे आप F अपॉन √3 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से बच्चों A इक्वल्स टू F अपॉन √3 m है ना। लेकिन आपको एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट निकालना है जो दूसरे मास के तरफ है, इसकी तरफ है। तो अगर ये 30 डिग्री है बच्चों, तो स्वाभाविक सी बात है ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपको जो एक्सेलरेशन है वो इधर की ओर है इसका, तो A का कंपोनेंट जो नीचे की ओर आएगा, यहां पे देखो A का जो कंपोनेंट नीचे आएगा 60 डिग्री है, तो A cos 60 है ना। तो इसलिए आंसर जो लिखेंगे हम लोग, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन
along the line इज इक्वल टू ए कॉस 60, और कॉस 60 होता है 1/2, ए की वैल्यू आई है f/√3, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों f/2√3m। ठीक है ना, तो ये आपका वैल्यू निकल के यहाँ पे आ गया, तो f/2√3m। तो हम लोग यहाँ पे आंसर कर देंगे, यहाँ अगर देखें तो कौन सा होगा, तो f/2√3m, दैट इज सेकेंड नंबर। ठीक है, तो इसे राइट डाउन कर लो।